एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे की एक बहुत ही प्रीशियस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टीटीई या फिर टीसी की जॉब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम बात करते हैं टीटी और टीसी के फुल डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीसी या फिर टीटीई क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीसी के बारे में। टीसी जिसे हम टिकट क्लर्क के नाम से जानते हैं और टीटीई जिसे हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों का वर्क क्या होता है। तो जो टीसी होता है इट मीन्स जो टिकट क्लर्क होता है, इसका काम जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो उस समय प्लेटफॉर्म पर टिकट की जांच टीसी करता है, और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर से टिकट की जांच टीटीई करता है, यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर करता है। तो आपने समझ लिया कि टीसी और टीटीई क्या होता है और इसके वर्क क्या क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आप टीसी और टीटीई कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनटीपीसी 12th लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, और यह एग्ज़ाम रेलवे का एक बोर्ड आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, और इसके थ्रू एनटीपीसी 12th लेवल के थ्रू एक वैकेंसी निकलता है जिसका नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर आप एनटीपीसी 12th लेवल में इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उसमें एक पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि पे लेवल 3 का है, और इसके थ्रू ही आप इंडियन रेलवे में टीटी या फिर टीसी बन सकते हैं, जिसे आप स्टेशनों पर देखते हैं। आपने समझ लिया कि आप कैसे बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और हम समझते हैं इसके फुल प्रोसेस को, कि इसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी चीज़ें हैं इसके फुल डिटेल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरआरबी के थ्रू आने वाली एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए फॉर्म फी कितना लगता है। तो इसके लिए फॉर्म फी आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से। मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी कैंडिडेट SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD यानी कि जो विकलांग यानी कि जो चल नहीं पाते हैं, जो शरीर से किसी भी तरीके से दिव्यांग है उनके लिए, या फिर जो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उन सभी के लिए 250 रुपये फॉर्म शुल्क के रूप में लगता है। और वहीं ये सारे के सारे पैसे यानी कि जो 250 रुपये हैं, जैसे ही आप स्टेज 1 CBT 1 एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद में ये सारे के सारे रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। वहीं इनके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं UR कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, या फिर OBC हो या फिर EWS हो, उन सभी के लिए फॉर्म फी के रूप में 500 रुपये लिए जाते हैं। और इसमें से 400 रुपये जैसे ही आप स्टेज 1 यानी कि CBT 1 एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद से 400 रुपये आपके खाते में, आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, और 100 रुपये आरआरबी अपने पास फॉर्म फी के रूप में रख लेता है। तो आपने समझ लिया कि फॉर्म फी के रूप में आपको 500 रुपये UR, EWS और OBC कैटेगरी को देने होते हैं। वहीं SC ST, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैटेगरी को और ट्रांसजेंडर को 250 रुपये देने होते हैं। आपने समझ लिया फॉर्म फीस के बारे में। और हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। आपको मिनिमम 12th यानी कि 10+2 पास होना चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स के साथ में। आपके टोटल मार्क्स मिलाकर अगर 50% या उससे ज़्यादा हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आपने समझ लिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करते हैं, और हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की स्ट्रीम की बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से, साइंस से, तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया होता है, कितने एज के बीच में इसमें एज काउंट होता है और कितने से कितने एज के बीच में आप इसमें जा सकते हो। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले UR यानी कि अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर तक होता है, यानी कि 18 से 30 साल तक के बच्चे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो OBC और SC और ST के कैंडिडेट हैं उनको भी यही एज रहता है 18 से 30 साल, लेकिन इन सभी कैंडिडेट को SC और ST को अपर एज में 5 साल की छूट, और OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को
अपर एज में 3 साल की छूट भी मिलती है, यानी कि 18 से 30 के अलावा भी इनको 5 साल की छूट और ओबीसी एनसीएल वालों को 3 साल की छूट इसमें मिलती है। तो आपने समझ लिया एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कि कमर्शियल कम टिकट कलर बनने के लिए आपको मेनली किन स्टेप से होकर गुजरना होता है। तो आपको ये मेनली 3 स्टेप हैं जिससे आपको होकर गुजरना होता है। सबसे पहला स्टेज है CBT 1, फिर स्टेज 2 यानी कि CBT 2, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन चौथे पर होता है आपका DV, जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2 है, स्टेज 1 और स्टेज 2। आइए आगे समझते हैं इसके बारे में कि आखिर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कितने नंबर के कौन कौन से विषय से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ बात करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में आखिर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो स्टेज 1 के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सभी के सभी पिछले वर्ष के आए हुए नोटिफिकेशन के द्वारा ये कटिंग मैंने यहाँ से लगाया है, तो सब कुछ यहाँ पर ऑफिशियल होने वाला है। CBT 1 जो स्टेज 1 होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको इसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक नेगेटिव मार्किंग इसको माना जाता है। अगर मैं बात करूँ कि जो ये 100 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 100 क्वेश्चन जो कि 100 ही नंबर के होते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी कि GK से आते हैं, GK GS और साइंस से आते हैं। वहीं 30 क्वेश्चन आपके मैथ से और 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आते हैं। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हुए 100 ही मार्क्स के, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो CBT 1 एग्ज़ाम आपका होता है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। और इस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे अपियर होते हैं वो उनमें से वैकेंसी के 15 गुना बच्चे को नेक्स्ट स्टेज के लिए पास किया जाता है, जो कि CBT 2 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं स्टेज 2 यानी कि CBT 2 के बारे में। CBT 2 का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने 15 गुना बच्चों को पास करने के लिए बोला था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि वैकेंसी के 15 गुना बच्चे अब CBT 2 एग्ज़ाम देंगे CBT 1 के बाद में। और अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या आता है, एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पढ़ के जाना होता है। तो इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पहले 100 क्वेश्चन थे CBT 1 में, अब यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके लिए भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपको यानी कि टोटल 90 मिनट का समय इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको दिए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से टोटल 120 मार्क्स हुए, और इसके लिए भी आपको टोटल 120 नंबर ही दिए जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और यहाँ से 8 गुने बच्चे पास होते हैं। जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 8 गुना बच्चे पास होते हैं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और उसके बाद में आपका जो 3rd स्टेज है वो है मेडिकल। तो CBT 1 के बाद में जो तीसरा स्टेज है जिसमें 8 गुना बच्चे आते हैं वैकेंसी के, वो है मेडिकल। और मेडिकल में जो आपका पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट कलर लेवल 3, इसके लिए जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रिक्वायरमेंट होता है। और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। इस B2 का मतलब हुआ फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपको सभी तरीके से फिजिकली रूप से फिट रहना होगा। वहीं जो इसमें आई का टेस्ट होता है, आपकी आंखों का टेस्ट, आपका डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लास, यानी कि अगर आपका चश्मा भी लगा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपका चश्मा इसमें होना चाहिए। चश्मा है तो भी कोई बात नहीं, चश्मा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, सब चलता है इसमें, लेकिन आपको फिजिकली फिट इसमें रहना होगा। तो बेसिकली यही है इसका मेडिकल क्राइटेरिया, आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं चौथे स्टेप की। तो चौथा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, और इस तरीके से आप फाइनली TT और TEC बन जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अगर आप टीटी और टीसी बन गए, इस कमर्शियल कम टिकट पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये पे लेवल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये पे लेवल 3 की जॉब है और इस पर इनिशियल पे 21,700 बनता है, यानी कि ये आपका सैलरी नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल इनिशियल पे है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा, डीई मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलाकर आपके हाथ में जो इन हैंड सैलरी पर मंथ आता है वो लगभग 40,000 के आसपास में आता है, यानी कि लगभग 40,000 रुपये सैलरी आपको गवर्नमेंट देती है इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है और कौन कौन से पोस्ट के लिए प्रमोशन होता है। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिससे आप सबसे पहले आप इसी पोस्ट पर जाते हो और उसके बाद में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि पे लेवल 5 की जॉब है, और इसके बाद में आप बनते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि पे लेवल 6 की जॉब है। देन उसके बाद में आप बनते हैं कमर्शियल सुपरिटेंडेंट। तो ये जो है ये पे लेवल 7th की जॉब है और यहाँ तक आते आते आपकी सैलरी 70,000 प्लस तक बन जाती है। तो आपने पूरे समझ लिया कि इसका प्रमोशन का क्या क्या पोस्ट है, किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।